जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों की जो इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा का पूरा समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। पूरा का पूरा वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारे यूरोप की चित्र। यूरोप का ये चित्र दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हो। ये यूरोप का चित्र है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। देखिए इसके क्या हुआ था, कैसे राष्ट्रवाद हुआ, कैसे क्या हुआ, आप पूरा का पूरा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली हेडिंग हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहली हेडिंग हमारा देखिए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो था, ये राष्ट्रवाद क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद हमारे देखिए अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद कहता जाता है। अपने देश के प्रति जिसको प्रेम होता है और देशभक्ति होती है, उसकी भावना को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए राष्ट्रवाद हमारा। उसके बाद अगले हमारा आ जाता है, देखिए आगे देखिए, आगे हमारा देखिए आज के समय में देखिए यहाँ पे आज के समय में यूरोप में 44 देश हैं। कितने देश हैं? 44 देश हैं। 1850 से पहले निरंकुशवाद शासन चल रहा था। 1850 से पहले क्या चल रहा था? निरंकुशवाद शासन चल रहा था। वहाँ के लोग राजाओं का दुराचारी से परेशान होकर क्रांति कर दी। वहाँ के लोग जो थे वो राजा के दुराचारी से, मतलब उसके व्यवहार से परेशान होकर उस पर क्या कर दिया, क्रांति कर दी। और सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। उसे समय फ्रांस के राजा लुई 16वां थे। उस समय कौन राजा था? लुई 16वां था, जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी राजा था। लुई 16वां बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। इसी कारण वहाँ के लोगों ने परेशान होकर उसको कहाँ पे चढ़ा दिया? फांसी पे चढ़ा दिया। उनको उससे परेशान होकर वहाँ के लोगों ने उसे फांसी पे चढ़ा दिया, लुई 16वां को देखिए। और वो बहुत ही अत्याचारी राजा थे, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग जो थे क्योंकि उससे ये राजा कर लेता था। मतलब जैसे 5 रुपए कमाते हैं वहाँ के किसान लोग, तो ये वहाँ उससे 3 रुपए वहाँ पे कर लेता था और 2 रुपए जो मिलता था वो किसानों को मिलता था। इसीलिए वो परेशान होकर इसको फांसी पर चढ़ा दिया और भी बहुत सारे अत्याचार करता था। इसलिए वहाँ के लोग परेशान होकर यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कर दी। तो अगले आ जाता है हमारे देखिए, वहाँ के क्रांति होने के बाद देखिए यहाँ पे जब शुरू हो गया हमारा, क्या शुरू हो गया? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में देखिए क्या हुआ होता है। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था, जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया राजनेता मैटरनिक ने की। कौन किया था? मैटरनिक ने किया था। इसके अध्यक्षता कौन थे? मैटरनिक ने की। और ये कब हुआ था? 18 तारीख से लेकर 14 जून 1815 को हुआ था। कब हुआ था? 18 से 14 जून तक, सितंबर से लेकर देखिए हुआ था ये, मतलब 1 साल जो था हुआ था। और इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया के राजनेता भी थे। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता मैटरनिक ने की थी। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है वियना कांग्रेस जो था, यहाँ के लोगों ने क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ के किसानों ने, मतलब फ्रांस के लोग राजतंत्र खत्म करना चाहते थे। फ्रांस के जो लोग थे वो राजतंत्र खत्म करना चाहते थे, ठीक है, वो राजतंत्र खत्म करना चाहते थे। देखिए यहाँ पे देखिए कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाली कई मुद्दों पर समस्या को हल करने का था। मतलब कई समस्या जो था उसको हल करने के लिए बैठका लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया के राजनेता मैटरनिक के द्वारा, वही बताया गया है। उसके बाद समस्या देखिए उदारवादी क्या होता है। उदारवादी क्या होता है देखिए, मतलब डायरेक्ट काम, कोई भी काम करते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, उसी को उदारवादी कहते हैं। मतलब डायरेक्ट काम हो, जैसे कि आप समझ लीजिए लव मैरिज। लव मैरिज में क्या किसकी ज़रूरत होती है? एक फूल माला की ज़रूरत होती है और एक पंडित की, तुरंत जाकर लव मैरिज हो जाता है, शादी, उसी को कहते हैं उदारवादी। समझिए देखिए, जैसे कि उदारवादी जिसका अर्थ होता है आज़ादी, मतलब आज़ादी मतलब अपने खुद से आप लोग निर्णय ले सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
आज़ादी उदारवादी लोग तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देती है, मतलब तेज बदलाव करते हैं और विकास की ओर प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या होता है? रूढ़िवादी में देखिए हो जाता है हमारा, देखिए रूढ़िवादी ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाज पर जोर देती है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देती है। रूढ़िवादी मतलब जैसे कि आप लोग घर की राजी मंदी से शादी करते हैं तो आप लोगों को पहले परीक्षा करना पड़ेगा या फिर देखने जाना पड़ेगा, बहुत से सारे होते हैं रीति रिवाज के माध्यम से। उसी तरह ये भी बताया गया है कि ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाज को जोड़ देती है और धीरे धीरे विकास की ओर प्राथमिकता देती है, धीरे धीरे कार्य होगा, तो वही बताया गया है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है, देखिए नेपोलियन। नेपोलियन क्या था? नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? देखिए 15 अगस्त 1769 में, 15 अगस्त 1769 में। एक महान सम्राट था, एक महान राजा था ये भी नेपोलियन, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गए। उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी से सेवा की जीत दिलाई, अपार लोकप्रिय हासिल कर ली और फ्रांस का शासन बन गया। मतलब कि नेपोलियन जो था वो 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। सेनापति किसको कहते हैं यहाँ पर समझिए आप लोग। सेनापति किसे कहते हैं? सेनापति आप लोगों को बता दूं कि देखिए किसे कहते हैं सेनापति। जैसे कि कोई भी झुंड में या फिर किसी भी राजा के पास 100 सेना है, मान लीजिए 100 सेना है, और उसका जो संचालक होता है, उसका संचालक तो एक ही होगा जिसको कहते हैं मुखिया, या फिर संचालक जिसको कहते हैं मॉनिटर, आप लोग मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो ये 100 लोगों को चलाने वाले एक संचालक था और वही ये 24 वर्ष के आयु में बन गया। सेनापति इसी को कहते हैं। तो और ये 24 वर्ष की आयु में बन गया, देखिए बन गया ये। फ्रांस के लोगों ने तो लुई सुलामा को मार ही दिया था। उसके बाद नेपोलियन आता है, नेपोलियन आ गया उसके बाद, और ये अच्छा राजा था, ये जो था ये बहुत ही अच्छा राजा था, नेपोलियन अच्छा राजा था। सेनापति के संचालक कहा जाता है, इसी को आप लोग बता दिया मैंने। उसके बाद देखिए आ जाता है नारीवाद। नारीवाद क्या होता है यहाँ पर देखिए, नारीवाद को हम समझते हैं। नारीवाद को देखिए, इस नारीवाद में जो होता है नारी को पूरे हक मिलने चाहिए। नारी को जो होता है, नारी में इसी में बताया गया है नारी को पूरे हक मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं। जैसे जो पुरुष को मिलते हैं हक, उसी तरह नारी को भी मिलने चाहिए। पहले के ज़माने में इसको वोट नहीं देने की अनुमति थी, मतलब पिछले के ज़माने में जो था स्त्रियों को वोट देने की अनुमति नहीं थी और शिक्षा नहीं दिया जाता था, और भी ऐसे कई हैं जो स्त्रियों को नहीं दिया जाता था। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है इसमें, देखिए स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। तो समझ लीजिए आप लोग नारीवाद किसे कहते हैं। उसके बाद विचारधारा क्या है? विचारधारा हमारा देखिए अगली हेडिंग हमारा आ जाता है विचारधारा। विचारधारा के ऊपर हम करेंगे। देखिए विचारधारा क्या होता है? किसी चीज़ पर विचार करना। किसी चीज़ पर मतलब आप लोग कोई भी कार ले रहे हो या फिर कोई सामान ले रहे हो, उस पर आप लोग जो विचार करते हो उसी को हम विचारधारा कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे हम? विचारधारा। जैसे कि देखिए एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। किसका दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद क्या हुआ था, देखिए फ्रांस क्रांति फ्रांसीसी के शुरुआत 1789 में हुई थी। क्रांति के में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया जाए और सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाया जाए जो निम्नलिखित है। मतलब वहाँ के लोग थे जो लुई सुलामा को तो मार ही दिया था, उसके बाद नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन वहाँ के लोगों का कहना था कि राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए और प्रजातंत्र लाया जाए। प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में जो लोग चाहेंगे वही होता है, जिसको वोट डालेंगे वही होगा।
तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसकी उन लोगों की मांग क्या क्या थी, उन लोगों की क्या मांग थी देखिए यहाँ पे। पहली मांग क्या थी, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना जाए, उसका नाम बदलकर असेंबली रख दिया जाए, उसका नाम क्या बदल कर रख दिया जाए, असेंबली रख दिया जाए। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। जो फ्रेंच भाषा वहाँ पे बोला जाता था उसको क्या घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। और तीसरा था हमारा, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जाए जिससे सबको समान कानून की अनुभव हो, मतलब जो गरीब हो अमीर हो सबको मतलब कानून बराबर हो, वो लागू किया जाए व्यवस्था। चौथा हमारा देखिए, आयात निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाए। जो सीमा शुल्क लगता है, कर लगता है, उसको समाप्त कर दिया जाए, इनका कहना था। ठीक ही कहना था इन लोगों का भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा, देखिए 1804 में नेपोलियन शासन काल, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्होंने फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया, जो निम्नलिखित हैं। उन्होंने फिर देखिए नेपोलियन जो था वहाँ पे हटा दिया था, किसको हटा दिया, प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। वो निम्नलिखित कारण देखिए, पहला जैसे देखिए, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया मतलब गरीब हो या बरीब हो, कानून सबके लिए बराबर होगा। उसके बाद संपत्ति के अधिकार पर सुरक्षित बनाया गया है, संपत्ति के अधिकार सबको सुरक्षित किया गया। तीसरा, भू दासत्व और जागीरदारी यानी जमींदारी से मुक्ति दिलाई, जो कर वर देते थे उनसे मुक्ति दिला दिया गया। चौथा था, नेपोलियन के समाज में व्यापार एवं संचार बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, मतलब नेपोलियन का जो समय था उसमें समाज में व्यापार मतलब व्यापार, ये लोगों को खूब व्यापार मिलने लगे और कार्य करने लगे खूब ज़्यादा ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है हमारे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद संभव नहीं था। यूरोप में राष्ट्रवाद संभव नहीं था, किस लिए नहीं था संभव, चलिए जानते थे। किसी भी राष्ट्र का निर्माण होने के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि की जरूरत होती है। सही बात है, किसी भी राष्ट्र को हम निर्माण करेंगे, कोई नया राज्य बनाएंगे तो उसके लिए सामूहिक पहचान की जरूरत होगी, संस्कृति परंपरा मतलब सांस्कृतिक हमारे जो परंपरा है उसके जरूरत होती है। तो जैसे कि देखिए यूरोप में अलग अलग समाज थे। यूरोप में जो अलग अलग समाज थे, जैसे कि हैब्सबर्ग समाज में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषा बोलते थे। हैब्सबर्ग समाज था अलग ये, और जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच बोलने वाले भाषा के लोग थे। इसमें मतलब इसीलिए संभव नहीं था, जैसे कि हैब्सबर्ग के समाज के लोग थे, जर्मन के थे, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषा बोलते थे, इसीलिए वहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद इसीलिए वहाँ पे संभव नहीं हो रहा था, इन्हीं की वजह से वहाँ के अलग अलग लोग थे, इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रवाद संभव नहीं हो पा रहा था। उसके बाद देखिए, इनको संभव करने के लिए यूरोप में देखिए राष्ट्रवाद की ज़रूरत, इसको क्या ज़रूरत थी कि हमारा राष्ट्रवाद जो था वो संभव हो सके। तो क्या इसकी ज़रूरत थी देखिए, यूरोपीय समाज की संरचना, यूरोपीय समाज की संरचना उदारवादी राष्ट्रवादी होना चाहिए, रूढ़िवादी होना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए। ये सब चारों चीज़ होती अगर तो हमारा राष्ट्रवाद होना संभव हो सकता था। तो यही नहीं था यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर है, यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले दो भागों में बांटा गया था। यूरोपीय समाज की जो संरचना थी उसको 19वीं शताब्दी से पहले दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से भाग हैं देखिए, पहला हमारा देखिए यहाँ पे उच्च वर्ग। उच्च वर्ग किसको कहते हैं, मतलब कुलीन वर्ग। उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग, इसमें क्या होता था, मतलब उच्च वर्ग मतलब जो बड़े लोग होते हैं, एग्जाम्पल की तरफ जो बड़े लोग होते हैं उनको हमको क्या बोलना है था, उच्च वर्ग के मतलब लोग थे, कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं, कुलीन वर्ग के लोग थे। उसके बाद इसमें कैसे लोग थे देखिए, उच्च वर्ग में कम जनसंख्या तथा उच्च वर्ग वर्चस्व जमाने वाले थे। जमींदार, सारे खेतों का मालिक, सभी को
अधिकार दिए जाते हैं। मतलब इनमें जो था ये मतलब बड़े लोग थे तो इनके पास जमींदारी थी बहुत सारी, और इनमें जनसंख्या जो थी वो बहुत कम थी, मतलब लोग बहुत कम थे और ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए ये उच्च लोग में शामिल हो जाते थे, इसीलिए इनको उच्च वर्ग में रखा गया। और निम्न वर्ग दूसरा हमारा जाता है, देखिए निम्न वर्ग दूसरा हमारा निम्न वर्ग आ जाता है। इसमें क्या हुआ करता था, इनको कहते हैं कृषक वर्ग। निम्न वर्ग को हम कहेंगे कृषक वर्ग। आप लोग याद कर लेना अच्छे से। देखिए निम्न वर्ग की जनसंख्या बहुत ही अधिक थी, निम्न वर्ग के जो लोग थे उनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी। निम्न वर्ग यानी जमीनहीन, मतलब इनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक कि इनके पास रहने के लिए इनको खुद जमीन नहीं था कि मकान बनाकर रहे तो लें, ये किराए के मकान पर रहते थे। इनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी, इनके पास जमीन बिल्कुल नहीं, इनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी। निम्न वर्ग के लोगों के पास जमीन नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ के लोग अपना घर भी नहीं बनाए थे, किराए के ज़मीन पर रहते थे और किसी भी प्रकार को इनको अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार भी इनको नहीं दिया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाता था अधिकार, इनको अधिकार नहीं मिलता था। उसके बाद देखिए यूरोपीय समाज, नहीं उसके बाद देखिए, और ये हेडिंग छूट रही है थोड़ा सा, एक सेकंड। उसके बाद इन्होंने देखिए क्या बनाया था, दिया गया था यूरोपीय समाज के असमान विभाजित थे। यूरोपीय समाज और असमान रूप में विभाजित थे। 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा, 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया जिसका नाम क्या था, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग जिसका था, क्या था, मध्य वर्ग। इसमें होते कैसे लोग थे, जैसे मिडिल क्लास वाले इसमें लोग होते थे, मिडिल क्लास वाले लोग होते थे इसमें। देखिए 19वीं शताब्दी के नए मध्य जुड़ गया, इसमें सभी पढ़े लिखे होने के कारण उसमें उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। इसमें जो बड़े लोग थे ना, जो सभी लोग पढ़े लिखे थे, मतलब मध्य वर्ग में, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, इंजीनियर हो गए, इसमें सब पढ़े लिखे लोग थे। तो ये इन्होंने अपने अपनी मांग को जानते थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहेंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे सरकार से, तो वही इन्होंने मांग किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद इसमें क्या होता है, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के समक्ष सब एक समान, सरकार का पक्षधर, बाजार की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है, सभी को एक समान होना चाहिए और बाजार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब सभी लोग कार्य को कर सकते हैं। देखिए इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा, सभी लोगों का मांग होने लगा उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए, उदारवादी राष्ट्र चाहिए। मतलब ये लोग जो मध्य वर्ग के लोग थे इनको उदारवादी मिल गया, तो इन्होंने सभी लोग के ये चर्चा फैल गई सब जगह, और वहाँ के लोगों भी सभी लोग मांगने लगे कि हमको भी उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए, जिससे हम लोग स्वतंत्र रहें, सबके लिए कानून समान हो, सरकार सबके लिए नियम और शर्तें समान लगावे। मतलब सबके लिए कानून भी समान हो और सबके नियम शर्तें समान होनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों या वो छोटे हों। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा जाल बिराइन। जाल बिराइन क्या था, जाल बिराइन हमारा एक संस्था थी, और ये किसके लिए थी, व्यापारियों के लिए। ये संस्था थी व्यापारियों के लिए, ये संस्था व्यापारियों के लिए। इस संगठन से जितने भी शुल्क अवरोध था उसे खत्म कर दिया गया, इसमें जितने भी शुल्क अवरोध थे उसको खत्म कर दिए गए थे। इसमें क्या हुआ करता था, देखिए जैसे कि व्यापारियों को एक क्षेत्र से या मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करने के लिए जाना पड़ता था, तो उनके लिए बीच में जो कर लगता था, यहाँ के मान लिए सिक्के दूसरे चलते थे और यहाँ के सिक्के दूसरे चलते थे, इनको व्यापारियों को यहाँ से जाकर यहाँ पे पहले बीच में सिक्के बदलने पड़ते थे, यहाँ के सिक्के बदल कर यहाँ के सिक्का लेने पड़ते थे, तो व्यापारी लोगों को बहुत दिक्कत होती थी इसमें, तो इसीलिए इनको ये बताएंगे अभी, देखिए आगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ करता था, उसके बाद मुद्राओं की संख्या पहले से अपेक्षा कम कर दिया गया, क्योंकि पहले प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुद्राएं चलती थी। मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुद्राएं चलती थी। उसके बाद क्या हुआ, जिसमें व्यापारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था,
पैसों को बदलने और हर राज्य में अपना अपना सिक्का हुआ करता था। हर राज्य में अपना अपना अलग अलग सिक्का हुआ करता था। मुद्राओं की संख्या कम करके 2 कर दिया गया और इससे पहले 30 से भी ज़्यादा मुद्रा वहाँ पर थी। वहाँ की संख्या में कितनी मुद्राएं थी? वहाँ पे 30 से भी ज़्यादा मुद्राएं थी और उसको कम करके कितना कर दिया गया? 2, मतलब 2 कर दिए गए। 30 से भी ज़्यादा मतलब हर राज्य में अलग अलग सिक्का थे, तो 30 से भी ज़्यादा सिक्का वहाँ पे मुद्राएं थी, वहाँ उसको हटाकर 2 कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे देखिए आया, देखिए नेपोलियन। हमारा नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनमें के पास धन था वही वोट दे सकते थे। मतलब नेपोलियन के समय में जिसके पास धन था, यानी जिसके पास पैसा था, उन्हीं लोग बस वोट दे सकते हैं। और केवल पुरुष भी यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर केवल पुरुष, स्त्रियों को वोट देना वहाँ पर नहीं था। उसके बाद देखिए रूढ़िवाद में देखिए इनमें क्या हुआ करता था। रूढ़िवाद में देखिए 1815 के बाद नया रूढ़िवाद आया। 1815 जब खत्म हुआ उसके बाद एक नया रूढ़िवाद आया। तो क्या हुआ? 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर हराया वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू की लड़ाई जब हुई थी उसमें नेपोलियन को हरा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर वाटरलू की लड़ाई में इसको हरा दिया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को खत्म कर दिया, जिससे के लिए समझौता किया गया, जिसका नाम था वियना समझौता। 1885 में हुआ था। वियना समझौता हुआ था 1985 में। वियना समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसका वियना नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये वियना में हुआ था। इसका नाम वियना इसीलिए रखा गया, वियना समझौता, क्योंकि ये वियना में हुआ था। उसके बाद देखिए वियना समझौता में हुआ बदलाव। वियना समझौता जो हुआ था उससे बदलाव क्या क्या हुआ? देखिए बदलाव उससे क्या क्या हुआ। देखिए पहला बदलाव हमारा क्या था? देखिए पहले फ्रांस की सीमाएं पर राज्य कायम कर दिया गया था ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तारण ना कर सके। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पूर्व वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया और राजतंत्र जारी कर दिया गया। फिर से राजतंत्र जारी कर दिया गया। देखिए वहाँ पे फिर से राजतंत्र जारी कर दिया गया। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है क्रांतिकारियों। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्णय किया, जिसका गुप्त खुफिया समाज का निर्णय का काम किया, जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था। इनका मकसद क्या था? देखिए यहाँ पे इनका मकसद ये था। इनका मकसद था हमारे, देखिए पहला राष्ट्रवाद का बदलाव होना, वियना संधि को विरोध करना। वियना संधि जो बनाया गया था उसका विरोध करना, राजतंत्र के लिए लड़ाई करना। इनका जो गुप्त खुफिया समाज था उसको मतलब ये विरोध कर रहे थे कि इतना हमको चाहिए। उसके बाद जोसेफे मैज़्ज़नी आ जाते हैं। जोसेफे मैज़्ज़नी हमारा क्या कार्य किया? देखिए जोसेफे मैज़्ज़नी एक इटालियन थे। इन्होंने अंदर ही अंदर 2 गुप्त संगठन की संस्थापन किया। एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। इन्होंने क्या किया था? अंदर ही अंदर गुप्त संगठन बनाया इन्होंने। उसके बाद देखिए सभी रूढ़िवादी मैज़्ज़नी से डरते थे, इटली की एकीकरण करना चाहते थे। सभी रूढ़िवादी जो थे मैज़्ज़नी से डर रहे थे और इटली के एकीकरण करना चाह रहे थे। इटली के एकीकरण में क्या हुआ था? देखिए इन्होंने जब इटली के एकीकरण हुआ तो उसमें देखिए क्या हुआ। इटली के एकीकरण देखिए आप लोग, इसको इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इटली का इम्पोर्टेंट है, इटली का एकीकरण आता है। उसके बाद देखिए इटली के एकीकरण में क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में इटली एकमात्र भौगोलिक व्यक्तिगत
था क्योंकि इनमें अनेक राज्य थे। इटली क्या थे, एक भौगोलिक व्यक्तिगत के, क्योंकि इनमें अनेक राज्य थे, मतलब सभी बहुत सारे राज्य थे जिनके शासकों का आपसे ही एक दूसरे के विपरीत था, मतलब आपसे ही मेल जोल नहीं मिलता था। यह शासन इटली की राजनीतिक एकता के विरुद्ध थे, मतलब एकता के विरुद्ध था, क्योंकि एक के हालात में अनेक शासकों के अपने गद्दी से हाथ धोना पड़ता। फिर भी 1920 सदी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण इटली में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिन्होंने इटली के एकीकरण में हाथ बटाया और अंततः इटली 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। कब हुआ था? इटली 1870 में एक राष्ट्रवाद के रूप में उदित हुआ। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, देखिए अगला चैप्टर हमारा रहेगा, देखिए भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद हमारा रहेगा, क्या रहेगा? राष्ट्रवाद। अगला चैप्टर हमारा यही है ना, अगला चैप्टर हमारा यही है होगा। देखिए भारत में राष्ट्रवाद, तो ये हो जाएगा राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद हमारा यही रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2 में, ठीक है ना।